साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे एक ऐसे पत्र को जो बाबा साहब को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। ये पत्र लिखते हैं आल ट्रावनकोर पुलेयार चरमार आइकिया महासंगम, यानी कि एक संगठन है। चरमार यानी कि आप समझ सकते हैं कि चमार जाति से संबंधित होगा। पत्र जो मुझे संबोधित है, बाबा साहब लिखते हैं कि जो पत्र मुझे संबोधित है नीचे उद्धृत करना चाहूँगा। और ये पत्र है 24 नवंबर 1938 का। 24 नवंबर 1938 को बाबा साहब को संबोधित करते हुए ट्रावनकोर के लोग, संगठन के लोग, जिस संगठन का नाम हमने लिया उस संगठन के लोग बाबा साहब को पत्र लिखते हैं। और ये पत्र सम्मानित साथियों 10 बिंदुओं का है। 10 बिंदु ही क्या, 10 बिंदु दलितों की समस्या बताने के लिए, अस्पृश्यों की समस्या बताने के लिए है। और इन समस्याओं पर बाबा साहब से मार्गदर्शन चाहा है ट्रावनकोर के लोगों ने, नेतृत्वकर्ताओं ने। तो सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में पूरा अम्बेडकर संदेश इसी बिंदु को लेकर, इसी पत्र को लेकर फोकस होने वाला है। सभी 10 बिंदु अब हम आपके समक्ष रखेंगे जो यहाँ पर इस संगठन की तरफ से बाबा साहब से सलाह के रूप में डिमांड की गई है, सलाह के रूप में मांगी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 333 से 335 तक आज का अम्बेडकर संदेश समर्पित है। आइए शुरू करते हैं। पत्र में सबसे पहले लिखा है, डेट पड़ी है कैंप मैनार्ड, क्विलोन 24/11/1938, यानी कि 24 नवंबर 1938 का ये पत्र लिखा जाता है। सेवा में डॉक्टर अंबेडकर, बम्बई। आदरणीय महोदय, मैं निम्नलिखित तथ्यों की ओर सादर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपकी अमूल्य सलाह जानना चाहता हूँ। ट्रावनकोर की हरिजन जाति का नेता होते हुए भी, सम्मानित साथियों, हरिजन शब्द एक बार पुनः यूज हुआ और इस पत्र में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये 1938 का घटनाक्रम है और उस समय हरिजन शब्द इस्तेमाल में था। वर्तमान में ये शब्द गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, लेकिन हुबहू प्रस्तुतिकरण की वजह से हमें बार बार ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ट्रावनकोर की हरिजन जाति का नेता होते हुए मेरा ये परम कर्तव्य है कि इस राज्य के हरिजनों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उनकी ओर आपका ध्यान दिलाऊं। सम्मानित साथियों, उस समय हमारे समाज पर, अस्पृश्य समाज पर, दलित समाज पर कितनी मुसीबतों का पहाड़ टूटता था। आज के ये 10 बिंदु आपको बता देंगे। जिन लोगों को, समाज के जिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पूर्वजों पर या हमारे समाज के लोगों पर किस तरह का शोषण, अत्याचार किया जाता था, ये ऐसे लोगों तक ये अम्बेडकर संदेश जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हमारे पूर्वजों पर किस तरह की समस्याएं सहन करनी पड़ी हैं, किस तरह का शोषण, अत्याचार किस हद तक होता था। समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समस्याएं हम आपको बताएं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल आइकन के साथ। ये हमारा विशेष निवेदन आपसे है। पहला बिंदु यहाँ पर लिखा है, ट्रावनकोर राज्य के महाराजा ने मंदिर प्रवेश की जो घोषणा की है वह हरिजनों के लिए वास्तव में एक वरदान है। आगे वो लिखते हैं कि परंतु हरिजन मंदिर प्रवेश के अतिरिक्त अन्य सामाजिक कष्टों को भुगत रहे हैं। सरकार हरिजनों के उत्थान के लिए कोई कदम नहीं उठाती। पहला बिंदु हो गया कि सरकार कोई कदम नहीं उठाती। सामाजिक कष्ट जो उनको मिल रहे हैं अस्पृश्यों को, उसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती, पहली समस्या। दूसरी समस्या, 15 लाख हरिजनों में कुछ ग्रेजुएट हैं, आधा दर्जन ग्रेजुएट से नीचे और 50 स्कूल फाइनल तथा 200 से अधिक वर्नाक्युलर सर्टिफिकेट वाले हैं। यद्यपि सरकार ने लोक सेवा आयोग बनाया है, परंतु हरिजनों की बहुत ही कम नियुक्ति हो पाती है। सभी नियुक्तियां सवर्णों की होती हैं। यदि किसी हरिजन की नियुक्ति की जाती है तो केवल 1-2 सप्ताह के लिए सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के नियमों के अनुसार प्रार्थी को 1 साल बाद ही पुनः प्रार्थना पत्र देने की अनुमति है, जबकि सवर्ण हिंदू को 1 साल अथवा उससे अधिक समय के लिए नियुक्त किया जाता है।
जब सभा के सामने नियुक्तियों की सूची लाई जाती है तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अनुसार नियुक्तियां दिखाई जाती हैं, परंतु कुल सेवा काल एक सवर्ण के बराबर होगा। इस प्रकार सार्वजनिक सेवा सवर्णों की जागीर बनी हुई है, हरिजनों को इससे कोई लाभ नहीं होता। सामान्य साथियों, जो लोग सर्विस में हैं, जो लोग नौकरी पेशा में हैं, उनको जरूर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए किस तरह से समस्याएं हमारे सामने उस समय थी। तीसरा बिंदु, कुछ वर्ष पहले महाराजा ने घोषणा की थी कि प्रत्येक हरिजन को रहने के लिए 3 एकड़ जगह दी जानी चाहिए, परंतु कार्यकर्ता लोग जो सवर्ण हिंदू हैं घोषणा को लागू ही नहीं करते। यद्यपि सरकार कस्बों के पास चरागाह की जमीन उन्हें देना चाहती है, परंतु हरिजन को कोई जमीन नहीं दी जाती है। हरिजन सवर्ण के घेरे में ही रहता है और अनेक मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं। यद्यपि बहुत सारी भूमि सुरक्षित पड़ी हुई है, परंतु हरिजनों की प्रार्थना पत्र पहुंचने पर भी उन्हें जमीन नहीं दी जाती और न कोई सुनवाई होती है। अधिकतर भूमि पर सवर्ण हिंदू काबिज हैं। सरकार हरिजन जाति के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक वर्ष विधानसभा में नामजद करती है। यद्यपि वे हरिजनों की मुसीबतों को सभा में प्रस्तुत करने के लिए चुने जाते हैं, वे केवल सरकार की मशीन समझे जाते हैं, अर्थात सवर्ण हिंदुओं के खिलौने जिनसे सवर्ण हिंदू लाभान्वित होते हैं। इस तरह हरिजनों की मुसीबतें दूर नहीं की जा सकती। और 5वां बिंदु है, त्रावणकोर के सभी हरिजन खेतिहर मजदूर हैं। वे सवर्ण हिंदुओं के नौकर हैं जिनके साथ वे बर्बरता का व्यवहार करते हैं और कोई उनकी रक्षा नहीं करता। राज्य में प्रत्येक हरिजन को दैनिक मजदूरी 1 आना दी जाती है। मंदिर प्रवेश के बाद भी सामाजिक कठिनाइयां ज्यों की त्यों बनी हुई है। त्रावणकोर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैले कारखानों में काम करने वाले तथा राज्य के अधिकारी सभी सवर्ण हिंदू हैं और वे उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हरिजन और कारखानों में नौकरियों की मांग कर रहे हैं, परंतु त्रावणकोर का आंदोलन सवर्ण हिंदुओं का आंदोलन है, जिसके द्वारा वे सरकारी नौकरियों और कारखानों में हरिजनों को निकालने का प्रबंध कर रहे हैं। वे अधिक ऊंचे वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। वे हरिजन मजदूरों की ओर ध्यान नहीं देते, जबकि त्रावणकोर के लोग कारखानों के मजदूरों के आंदोलन से पागल हो उठे हैं। हरिजन कर्मचारियों का वेतनमान बहुत कम है, जबकि अन्य मिल मजदूरों का वेतन उनसे 3 गुना अधिक है। 6वां बिंदु है, भूख और जीवन यापन के पर्याप्त साधन न होने के कारण हरिजनों के बच्चे क्षुब्ध हो जाते हैं, जिनसे उनके बच्चे स्कूल में अनुत्तीर्ण हो सकते हैं। घोषणा से पहले हाई स्कूलों की परीक्षा में बैठने के लिए 6 वर्षों की छूट हुआ करती थी, जो अब घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है, जिससे असफल होने पर बड़ी तादाद में विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। 7वां बिंदु है, दलित वर्गों के लिए एक विभाग है जिसके अध्यक्ष CO दामोदरन पिछड़ी जातियों के संरक्षक हैं। यद्यपि खर्च के लिए बड़ी धनराशि स्वीकार की जाती है और वर्ष के अंत में उसकी करामात से लगभग 2/3 धनराशि खर्च नहीं हो पाती। वह सरकार को रिपोर्ट दे दिया करते हैं कि धन और खर्च करने का कोई रास्ता नहीं है। दलित वर्गों के लिए नियत राशि में से 95% धनराशि कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर खर्च होती है, जो सवर्ण होते हैं, और केवल 5% से ही दलित लाभान्वित हो पाते हैं। अब त्रावणकोर के 3 क्षेत्रों में सरकार कुछ कॉलोनियां बनवाने जा रही है। अधिकारी सवर्ण हिंदू हैं। मेरे विचार से योजना सफल ना होगी क्योंकि सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। मुझे अफसोस है कि त्रावणकोर सरकार हरिजनों के हित में 1 आना खर्च करती है, जबकि कोचीन राज्य उसी मद पर 1 रुपया खर्च जाता है। 8वीं समस्या है यहाँ पर, त्रावणकोर की अधिकतर प्रजा राज्य कांग्रेस संस्था के अंतर्गत उत्तरदायी सरकार की मांग के लिए बड़े जोरों से आंदोलन कर रही है। उस संस्था के नेता राज्य की उन 4 बड़ी जातियों से संबंधित है, नायर, मुसलमान, क्रिश्चियन और इजवा जाति। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री थानू पिल्लई ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने दलित वर्गों के लिए विशेष छूट पर जोर दिया है। दलित वर्ग के सभी नेता राज्य कांग्रेस के रुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि उन नेताओं के बातों में कोई यथार्थ नहीं है। 9वीं समस्या है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि नेताओं ने दलित वर्ग के हितों की उपेक्षा की है। कांग्रेस की शुरुआत राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर हुई थी, परंतु अब यह पूर्णतया सांप्रदायिक संस्था हो गई है। नेताओं में अब सांप्रदायिक भावना घर कर गई है। सभी सार्वजनिक सभाओं में केवल उन्हीं 4 बड़ी जातियों की बात की जाती है।
और हमारे विषय में कोई सोचता तक नहीं। मुझे डर है कि यदि त्रावणकोर के राजनीतिक आंदोलन के नेताओं की यही गति रही तो उत्तरदायी सरकार प्राप्त हो जाने पर दलित वर्गों की दशा और भी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि तब उपरोक्त चारों बड़ी जातियों की मुट्ठी में ही वह पूरी सरकार होगी और दलित वर्गों के सभी अधिकार और सुविधाएं उन जातियों द्वारा छीन ली जाएंगी। राज्य कांग्रेस की कार्य समिति की बैठकों में लगभग 2/3 समय अलेपी नारियल जटा फैक्ट्रीज की हड़ताल के संबंध में वाद विवाद पर खर्च हो जाता है, परंतु हरिजन कर्मचारियों के विषय में जो ढेर सारी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, बैठक में कोई विचार नहीं किया जाता। उन कारखानों में कर्मचारी सवर्ण जातियों के हैं और उत्तरदायी सरकारों की प्राप्ति का आंदोलन हरिजन आंदोलन के विरुद्ध है। राज्य कांग्रेस के प्रत्येक नेता का ध्येय है सवर्ण जातियों को उठाना। बड़ी जातियों के नेता केवल स्वार्थी प्रवृत्ति के हो गए हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दलित वर्गों की बलि देने जा रहे हैं। 10वां जो पॉइंट है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, वो हम आपको बता दें। राज्य के दलित वर्ग की यह दयनीय दशा है। राज्य में हमारे अपने अधिकारों को मांगे जाने के क्या तरीके हो सकते हैं? ऐसे में आपकी अमूल्य सलाह का मैं अनुरोध करता हूं और आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कष्ट के लिए क्षमा करें, ऐसा लिखते हुए आपका विश्वास पात्र श्री नारायण स्वामी। ये श्री नारायण स्वामी ने जो पत्र बाबा साहब को लिखा, इस पत्र में 10 बिंदु थे और 10 बिंदु क्या, वो 10 समस्याएं थी जो हमारे अपने समाज के यानी कि अस्पृश्य समाज की समस्याएं लगातार बनी हुई थी। सामान्य साथियों, समस्याओं को आपने जरूर यहाँ पे देखा और आगे यहाँ पे लिखा है कि यदि मंदिर प्रवेश योजना, ये बाबा साहब का कोट, यूँ कहें कि बहुत सटीक लाइनों में इन 10 पॉइंट को समाहित करते हुए उन्होंने एक संकेत जो किया वो यहाँ पे लिखा है कि यदि मंदिर प्रवेश योजना अंततः अस्पृश्यों को उनके स्थायी अधिकारों से वंचित करने की है, तो ऐसा आंदोलन आध्यात्मिक भावना के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि शरारतपूर्ण है और ऐसी दशा में ईमानदार लोगों का दायित्व हो जाता है कि अस्पृश्यों को ऐसे खतरों से सचेत कर दें। कहने का तात्पर्य यह है, त्रावणकोर में मंदिर तो खोला गया अस्पृश्यों के लिए, लेकिन क्या जो अस्पृश्यों की समस्या है उसका कोई समाधान हुआ? क्या उन्हें नौकरियां मिलना शुरू हुआ? क्या उन पर शोषण अत्याचार कम हुआ? नहीं। उन्हें जगह जमीन जायदाद से जो यहाँ पर अधिकार विहीन किया गया था, उनके पास जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है और मान सम्मान स्वाभिमान की बात तो दूर की बात है। अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है, सवर्ण लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सामान्य साथियों, बाबा साहब कहना ये चाहते हैं यहाँ पर पूरा इन 10 पॉइंट का जो सटीक विश्लेषण के तौर पे कहना चाहते हैं कि मंदिर खोलने से कोई लाभ नहीं हो। सही मायने में अस्पृश्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, राजनीति में मिले, उनको जगह जमीन दी जाए, मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी के लिए ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जरूरी आवश्यकताएं हैं जो अस्पृश्यों को मिलना चाहिए, जो ना देकर यहाँ पर मंदिर खोले जा रहे हैं। ये त्रावणकोर में चूंकि महाराजा ने ये घोषणा कर दी मंदिर खोलने की, तो उसी संदर्भ में ये पत्र बाबा साहब ने यहाँ पर समाहित किया। इन 10 बिंदुओं के माध्यम से आपने इसकी हकीकत को जाना कि मंदिर प्रवेश उतना जरूरी नहीं है जितना कि इन समस्याओं के समाधान जरूरी है। आज का अम्बेडकर संदेश हम समाप्त करें उससे पहले हम आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो 10 बिंदुओं का पत्र लिखा था, ये किस संघ ने लिखा था उसका नाम बता दीजिए, या दूसरा प्रश्न ये है कि ये पत्र कितनी तारीख को लिखा गया था, वो तारीख ही बता दीजिए। इतना ही काफी होगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप। एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक
बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।